हजारीबाग के बेटे अर्श शंकर वर्मा को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड ग्रामर स्कूल में अच्छे अंक लाने के लिए सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं मानसी पाठक और आप देख रहे हैं दैनिक खबर। देखिए, पुरानी कहावत है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी का उदाहरण पेश कर रहे हैं अर्श शंकर वर्मा, जो कि हजारीबाग के रहने वाले हैं और हजारीबाग से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर तय करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ढेर सारा कांग्रेचुलेशन है अर्श जी। थैंक यू। इतना लंबा सफर, कड़ी मेहनत, कितनी मेहनत लगी आपको इस जर्नी को तय करने में? मेहनत तो बहुत लगी है, पढ़ाई तो बहुत की है, हमेशा पढ़ती रहता था। फ्री टाइम में भी कभी कभार हो गया मैथ्स करना, कोई किताब उठा ली, पढ़ाई कर ली। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हर लोग ये सपना देखते हैं कि हम अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएं, और आपने कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया है। तो सबसे पहले तो आपकी जर्नी शुरू से जानना चाहेंगे। पहले आपने स्कूलिंग कहाँ से की, फिर आपने क्या क्या पढ़ाई की, वो पहले बताइएगा। स्कूलिंग तो मेरी स्टार्टिंग बेसिकली दिल्ली गुड़गांव में हुई थी। वहाँ पे मैं 10th ग्रेड तक था। वहाँ पे तो जो स्कूल का होता है सारा, जो मैंडेटरी सीबीएसई सब्जेक्ट, वो सब थे। उसके बाद से मैं चला गया था वहाँ से न्यूजीलैंड। वहाँ अच्छा, पर मतलब स्टार्टिंग में दिल्ली गुड़गांव में 1 से 10 तक पढ़े आप? हाँ, 1 to 3rd में था बैंगलोर में। अच्छा। फर्स्ट एंड सेकंड में बैंगलोर में था, फिर 3rd to 10th में था गुड़गांव में। अच्छा, उसके बाद में था न्यूजीलैंड में। ऊपर वहाँ पे ईयर 11, ईयर 12, ईयर 13 वहाँ पे मैंने किया। वहाँ पे मेरे सब्जेक्ट्स थे वही मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स थे मेरे ईयर 13 में। इन सब में मेरा वो ए लेवल्स कहते हैं वहाँ पर, तो कैम्ब्रिज के ए लेवल्स मैंने सारे लिखे। अच्छा, कहते हैं कि मैथ से सारे बच्चे लगभग डरते हैं, मैथ सॉल्व करने से, और ये मैथ्स आप बता रहे हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो शुरू से इसके प्रति लगाव था, मैथ्स के प्रति? हाँ, मेरा शुरू से हमेशा रहा है, मैथ के प्रति लगाव रहा है, क्योंकि बेसिकली मेरे जो पापा हैं उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में मैथ सिखाया थोड़ा तो हमेशा स्कूल से 1 साल ऊपर सिखाते थे, तो मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि जो भी स्कूल में सीख रहा था वो मुझे आता था। इसलिए वैसे वैसे करके फिर खुद बाद में खुद से इंटरेस्ट लेने लगा, खुद से किताबें निकालने लगा, और वहीं से फिर चलते रहा। अच्छा, जब आप ऑक्सफोर्ड में आपने फॉर्म भरा होगा एडमिशन के लिए, तो क्या आपने कभी सोचा था कि ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा? क्योंकि बहुत मशक्कत होती है, बहुत मेहनत लगती है। वो क्षण को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा कि जब आपको पता चला कि आपका एडमिशन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हो गया है, उस टाइम आप क्या कर रहे थे और उस दौरान क्या हुआ? मैसेज आया, ईमेल आया, क्या हुआ था? तो बेसिकली जब मैं अप्लाई किया था तो मुझे पता नहीं था कि होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे से एक सीनियर जो मेरे दोस्त लोग थे उन्होंने अप्लाई किया था, कैम्ब्रिज अप्लाई किया था, उनका हुआ नहीं था। इसलिए मेरा तो मुझे पता नहीं था कि क्या होगा। मैं अप्लाई किया, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ, तो इंटरव्यू हुए मेरे 3 इंटरव्यू हुए। उसके बाद फाइनली जब एक दिन मैं बस गाने सुन रहा था और मुझे मेल आया कि देयर हैज बीन एन अपडेट योर एप्लीकेशन। तो मैंने खोला तो देखा यू बीन ऑफर्ड अ प्लेस। तो वही फिर वो बहुत खुश हुआ। आई थिंक मम्मी पापा ने कोई मिठाई भी शायद से थे घर में, वो भी दिए थे। मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था, घर में सब लोग बहुत खुश हुए। सब बहुत प्राउड थे घर में, बहुत खुशी थे, खुश थे। और तो वहाँ पे टाइम जोन की वजह से एकदम रात के 11 बजे बज रहे थे। अच्छा। एकदम रात में आया तो जैसे देखा, बहुत खुश होके फिर बस हो गया। मतलब एक तरह से रात का जो माहौल है वो पूरे घर में। इमोशनल हुए कोई? इमोशनल तो ऐसा कोई हुआ नहीं, खुश बहुत बहुत हुए। खुश बहुत हुए। तो स्टार्टिंग से आपने बताया कि आप पहले इंडिया में रहते थे। इंडिया के बाद जब आप न्यूजीलैंड में शिफ्ट हुए, तो क्या-क्या वातावरण में चेंजेस आए? क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना, बहुत तरह के बैरियर्स फेस करने पड़े होंगे, तो कुछ बैरियर्स ऐसे आए आपके बीच में? वातावरण का क्या था ना, मेरा जो स्कूल में सेलेक्ट किया था न्यूजीलैंड में, वो एक लौता स्कूल बोलते हैं ऑकलैंड का, जो बहुत एकेडमिकली फोकस्ड है, बहुत ही डिसिप्लिन स्कूल है। वहाँ 150 साल पुराना तो वो स्कूल ही है। तो वहाँ पर एकदम स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म्स का पूरा रेगुलेशन है पूरा, और हर रोज स्कूल जाना ही है, ऐसा अब स्कूल से छुट्टी नहीं मार सकते हैं। तो वैसा ही जैसे मेरा दिल्ली में जैसा स्कूल था वैसा वहाँ पे भी वैसा ही था। इसलिए मुझे स्कूलिंग में एनवायरनमेंट में उतना कुछ अंतर पड़ा नहीं। मतलब इंडिया से न्यूजीलैंड जाने में कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला आपको? नहीं, ज्यादा बदलाव नहीं, बस एक बदलाव था कि न्यूजीलैंड में मैं आराम से पूरा जगह घूम रहा था। तो जहाँ जितना मैं यहाँ पे घूमता तो उससे ज्यादा मैं दोस्त लोग के साथ ऐसे ही कहीं जा रहे हैं, कभी दिन में निकल लिए, तो वहाँ पर लैंग्वेज और फूड का कहीं कोई रुकाव देखने को नहीं मिला? लैंग्वेज का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कि मेरा इंग्लिश मेरा ठीक है। और खाने पीने का, जैसे भारत से जब दूसरे देश में जाते हैं तो ज्यादातर क्या खाने को मिला वहां पे? वहाँ पे खाने के लिए इंडियन रेस्टोरेंट पे बहुत है, तो अगर इंडियन खाने का मन है तो आप कभी भी जा सकते हैं। घर में मंगाना तो डोरडैश भी है वहाँ पर, लेकिन खाने के लिए वहाँ पे बहुत, वहाँ के न्यूजीलैंड का अपना जो खुद का लोकल होता है, वो कुजीन होता है, वो सब भी खाया। लाइक फिश एंड चिप्स होता है वहाँ पे, पाइज होते हैं, वो सब ट्राई किया मैंने। सब सब वहाँ पे भी मुझे अच्छे लगे, वो सब भी कभी कभी एक बार ले लेता हूँ।
मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अर्श जो है शुरू से ही पढ़ाई में फोकस थे और अपना गोल सेट कर चुके थे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ही पहुंचना है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, और एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे सब लोग सोचते हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है तो बहुत पढ़ना पड़ता होगा, 8-10 घंटे पढ़ने पड़ते होंगे, तो कभी ऐसी पढ़ाई आपने की? 8-10 घंटे मैंने पढ़ाई तो की है कभी-कभार। जनरली होता था कि सिलेबस अगर बहुत सारा है, कवर करना है, या फिर कोई अगर कोई किताब मैंने उठाई जो मुझे पूरी करनी है वापस देने से पहले, तो उस समय मैंने की है उतनी पढ़ाई। जनरली एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले बहुत पढ़ाई इतना करता था। पढ़ाई लिखाई करते थे, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? हॉबीज क्या क्या है आपकी? एंटरटेनमेंट के लिए मैं मूवीज़ में बहुत देखता था, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल भी बहुत करता था, और मैं गिटार बजाता हूँ तो वही कभी-कभार गिटार भी बजा लेता था। मतलब गाने वाने से लेकर जो है सोशल मीडिया पे भी रील स्क्रॉल करते थे, आज के यूथ्स हैं तो वो तो होना ही है। तो कहीं अब इतने लंबे सफर में, इतनी लंबी जर्नी में कहीं कोई स्ट्रगलिंग फेज रहा, या फिर कंट्री चेंज करने में हो, या फिर कहीं भी कोई दिक्कत सामने आई? स्ट्रगलिंग फेज़ मेरा था जब मैं यहाँ से सबसे पहली बार न्यूज़ीलैंड गया था। वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था ईयर 11 में, और वो भी उस समय ईयर 11 के एकदम बीचों-बीच मेरा एडमिशन हुआ था। मैं गया था, मेरा एडमिशन हुआ था अगस्त में, और मेरे एग्ज़ाम थे सब अक्टूबर में। मुझे ये डेढ़ महीना मिला था करीबन, पूरा का पूरा साल का सिलेबस खत्म करने के लिए। तो उसमें मुझे थोड़ा स्ट्रगल रहा, क्योंकि मेरा कोई एंटरटेनमेंट उस समय रहा नहीं, उस समय केवल पढ़ाई की। पूरा जितना था सब खत्म किया, 6 सब्जेक्ट थे मेरे। उसमें इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट भी था, वो तो मैंने आज तक कभी पढ़ा भी नहीं था। तो पूरा वो कंप्लीट किया, बस उसमें थोड़ा स्ट्रगल था। चलिए, बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल की है। और आप, बहुत लोग कहते हैं और हमने सुना भी है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको क्या फीस स्ट्रक्चर दिया गया है? फीस तो वैसे है बहुत ज़्यादा। हुँ। एक अच्छा, जितने भी लोग बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, कई तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है, और ख़ासकर जो अगर छोटे शहरों से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हम कहाँ उतनी दूर तक जा पाएँगे। तो उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? मैं से कहूँगा कि बस पढ़ाई करते रहना चाहिए आपको। देखिए कि अगर अप्लाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको बस देखना चाहिए कि आपको उसकी यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट क्या-क्या है, और उसकी तरफ आपको काम करना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया अर्श जी। तो आपने ये अर्श जी की कहानी सुनी, शुरू से ही पढ़ाई के प्रति फ़ोकस थे, मेहनत करते रहते थे, और मेहनत के बीच में एंटरटेनमेंट के लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें करते थे, साथ में मल्टी टैलेंटेड भी हैं, गाना-वाना भी गाते हैं, और उसके बाद आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हो गया है और अब क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो एक तरह से कह सकते हैं, अगर मन में आपने ठान ली है तो आपको ज़रूर से ज़रूर उस मुकाम तक पहुँचना है, और वो मुकाम आपके हाथ आएगी ही आएगी। ठीक उसी का उदाहरण पेश करते हैं अर्श जी। तो उनके पापा भी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आइए उनसे भी जुड़ते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक बच्चे की सफलता में माँ-बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो सर, सबसे पहले तो आपको भी ढेरों बधाइयाँ, क्योंकि बेटे ने जो है बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। धन्यवाद। और सभी दर्शकों का शुक्रिया कि आप हमें देख रहे हैं और हमारे इस जर्नी और स्टोरी को एप्रिशिएट कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्यों ना कहीं न कहीं बच्चों की सफलता में पेरेंट्स को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। कभी अगर बच्चा कहीं डीप डाउन, मतलब अगर स्ट्रगलिंग फेज़ में है, या तो मेंटल शांति नहीं मिल पा रही है, पढ़ाई के दौरान पढ़ते लगने लगता है कि अब क्या करें, अब क्या करें? उस बीच पेरेंट्स को कितना पेशेंस रखना पड़ता है और बच्चों को सँभालना पड़ता है? इस बात में मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा लकी रहा, और भगवान और ईश्वर की कृपा रही है कि अर्श पढ़ाई की तरफ रुझान हमेशा से रहा है उसका, और वो फ़ोकस था, और उसे करीब मालूम था कि वो उसको एकेडमिक्स में ही अपनी करियर और जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो हमें इस तरीके का मुश्किल कभी हुआ नहीं कि वो पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है। और जैसे उसने बताया कि जब इंडिया से न्यूज़ीलैंड शिफ्ट हुए थे हम लोग, तो उस समय उसको काफ़ी कम समय में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना था। तो वो जब एडमिशन प्रोसेस में हम लोग गए थे, तो कोर्स सिलेक्शन में भी हमने दोनों मिल कर के डिसाइड किया कि क्या-क्या कोर्स लेना होगा, जिससे कि वो इस कम समय में भी वो कंप्लीट कर पाएगा। तो उसमें बाकी सब सब्जेक्ट्स तो ठीक थे। एक इकोनॉमिक्स एक नई सब्जेक्ट थी जो इंडिया में उस तरीके से नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने मेहनत और लगन से उस जर्नी को भी ठीक से पार कर पाया। तो कहीं न कहीं और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं, पर कहीं न कहीं पीछे हट जाते हैं। चाहे बात फ़ीस की हो, चाहे बात दूर जाने की हो, कि बच्चे को अकेले कैसे भेजेंगे, ये तमाम बातों से जो है जूझते हैं पेरेंट्स। तो उनको क्या मैसेज देंगे सर?
हाँ, देखिए जब मैंने अपनी पढ़ाई संत ज़ेवियर हज़ारीबाग से और यहाँ से कंप्लीट की थी, तो हमने भी अपने माता-पिता जी को छोड़ कर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने को गए थे। तो सबको ये पता है कि एक समय पे बच्चे घर छोड़ कर के बाहर चले ही जाते हैं पढ़ने के लिए, और ये आज के पेरेंट्स भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि ऐसा ही कुछ होना है, और उनके करियर और उनके ग्रोथ के लिए ये सैक्रिफाइस हर माँ-बाप दे ही देते हैं और देना भी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने अर्श शंकर वर्मा जी की कहानी सुनी, शुरू से लेकर अभी तक का सफर, यानी कि कह सकते हैं कि हजारीबाग जैसे छोटे से शहर से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर जो है उन्होंने तय किया। आपको इनकी कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।